people later. हाँ जी सर, अब बेहतर हुआ? जी अब आवाज आ रही है आप? जी जी। Okay, one more person is joining right now. ओके तो स्टार्ट करते हैं। जी मेरा फुल नेम तौसीफुर रहमान है और बेसिकली तो मैं लीड से ही ग्रेजुएटेड हूँ। और इस आज की वर्कशॉप में वेबिनार में हम कुछ चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा थोड़ा डिटेल में आपको, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। और उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली वेब डेवलपमेंट है क्या, और वेब डेवलपमेंट जो है वो कैसे की जाती है, और उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज क्या हैं बेसिकली, एक्चुअली आजकल जो इंडस्ट्री में वेब डेवलपमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है। और उसके बाद फ्यूचर ऑफ द वेब डेवलपमेंट, कि अगर आपने फ्यूचर में जब अगर वेब डेवलपमेंट की फील्ड में आना है तो किन किन टेक्नोलॉजीज को आपको लर्न करना पड़ेगा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ताकि आप एक सक्सेसफुल जो है वो वेब डेवलपर बन सकें। उसके बाद मैं आपको अपने रियल इंडस्ट्री का जो प्रोजेक्ट जिन पर रिसेंटली मैं काम कर रहा हूँ उनके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, उनका कोड रिव्यू करवाऊंगा और उन चीज़ों को आपको दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे एक रियल इंडस्ट्री का जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप होता है। उसके बाद मैं आपको अपनी ईमेल दूंगा जिसमें आप इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हर समर में फ्यू मंथ्स के लिए कुछ हम इंटर्नशिप्स की सीट्स होती है जो हम अपने सॉफ्टवेयर हाउस में कुछ लोगों को अलाउ करते हैं कि वो आके सीख सकें, 1 या 2 मंथ्स की इंटर्नशिप्स कर सकें। एंड पे आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर आपके कोई भी डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में हैं, या इसके अलावा कोई भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कर सकते हैं। मेरे बैकग्राउंड बेसिकली फुल स्टैक डेवलपमेंट से है। मैं एंड्रॉयड, iOS, वेब, Node.js, PHP, AWS, Amazon hosting, because being an owner of a company, तो इन सारी डोमेन्स के ऊपर मैंने काम किया है और रिसेंटली हमारी टीम इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। उसके अलावा नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग कंपटीशंस में हमने पार्टिसिपेशंस किए हैं और विन भी किए थे काफ़ी हद तक। तब लीड्स में वर्कशॉप, सेमिनार्स और इन चीज़ों को हमने रेगुलरली मेक श्योर किया था। टेक एंथुसिस्टिक डिफरेंट वर्कशॉप्स में जाना, पार्टिसिपेशंस करनी, और उसके अलावा आइडियाज कंपटीशंस में लीड्स यूनिवर्सिटी को हाई लेवल तक हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दी और बहुत ज़्यादा आइडियाज कंपटीशन में विन भी की है। उसके अलावा ट्रेनिंग शुरू से मैं साथ साथ ट्रेनिंग्स को भी लेके चल रहा हूँ एज अ गिव बैक टू द कम्युनिटी के प्रोस्पेक्ट से, ताकि लोगों को ट्रेन कर सकें और अपने जो डोमेन नॉलेज है टेक्निकल इंडस्ट्री का वो लोगों के साथ में जो है वो शेयर कर सकूँ। उसके अलावा मेरी एक ब्लॉग भी है जिसका नेम वेबसाइट है ट्यूटोरियल्स कैशे के नाम से, जिसके ऊपर मैं अपने एंड्रॉयड से रिलेटेड, वेब से रिलेटेड जो है वो ट्यूटोरियल्स पोस्ट आउट करता हूँ और डिफरेंट लोग जो हैं वो उसको रीड आउट करके अपनी एकेडमिक में हेल्प आउट हो जाती है उसके। तकरीबन मुझे 7 ईयर्स हो गए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, और तकरीबन इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग कंपटीशंस के साथ साथ हमने वो फर्स्ट टीम थे जिन्होंने ICPC विंटर क्वालियर प्रोग्रामिंग कंपटीशन, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोग्रामिंग कंपटीशन है, वो पाकिस्तान में लेकर आए थे तब। उसके अलावा हम एशियन प्रोग्रामिंग कंपटीशन जिसमें डिफरेंट कंट्रीज थे एशिया के, उसमें पार्टिसिपेशन की थी, लीड्स यूनिवर्सिटी की रिप्रेजेंटेशन हमने की थी। उसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में वेबिनार्स और सेमिनार्स रेगुलरली मैं जो है वो मेक श्योर करता हूँ कि करवाता रहता हूँ। फ्रीलांसिंग की फील्ड में फाइवर में लेवल 2 हूँ सेलर, तकरीबन 400+ प्रोजेक्ट्स मैंने वहाँ पर डिलीवर किए हैं, जिनके साथ साथ मैं अपवर के ऊपर एंड्रॉयड, iOS और वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज देते हुए टॉप रेटेड सेलर्स मैं पाकिस्तान की तरफ से मेरा शुमार होता है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, लीड्स यूनिवर्सिटी में जब हम थे तो तब हमने स्पीड प्रोग्रामिंग के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन की थी
और वहाँ पे हमने लीड्स यूनिवर्सिटी के लिए फर्स्ट पोजीशन ली थी 2015 के अंदर। और इसके साथ ही जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंटर कॉलेजिएट प्रोग्रामिंग कंपटीशन, जिसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोग्रामिंग कंपटीशन, जिसमें वर्ल्ड की बाकी ईरान और इन कंट्रीज की भी टीम्स आई थी यहाँ पर पार्टिसिपेशन करने के लिए, उसमें हमने लाहौर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था। और उसके साथ ही हमने फिर इसका फर्स्ट राउंड भी क्लियर किया था। और इसमें काफ़ी लीड्स यूनिवर्सिटी को जो है वजीर आई मिली थी कि लीड्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इस लेवल तक जो है वो प्रोग्रामिंग कंपटीशंस में कम्पीट किया है। इसके अलावा बहुत सारे और कंपटीशंस हैं जिनमें हमने पार्टिसिपेशंस की थी, लेकिन आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वेब डेवलपमेंट सबसे पहले तो है क्या बेसिकली। कुछ लोग हमें बस ये कहते हैं कि वेबसाइट्स की डेवलपमेंट ही वेब डेवलपमेंट है बेसिकली, लेकिन अब सिर्फ वेबसाइट डेवलपर सिर्फ वेबसाइट ही नहीं डेवलप करते बल्कि वो एप्स भी डेवलप करते हैं। तो ये एक बहुत ही ब्रॉडर एंड ब्रॉडर फील्ड है जिसके बगैर कोई दूसरी फील्ड, जैसे कि एप्स, अब एप्स में एपीआईज यूज होती हैं, तो वो चूंकि वेब डेवलपर डेवलप करते हैं तो उसके बगैर एप्स डेवलप भी पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट दो तरह से जो है ना वो इन्वॉल्व होती है वेबसाइट्स डेवलप करने में, जिसमें हम इंटरनेट के लिए वेबसाइट्स डेवलप करते हैं या इंटरनेट के लिए। इंटरनेट बेसिकली ये है कि अगर आप लोकल वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स के ऊपर काम कर रहे हैं और वहां पर वेबसाइट्स डेवलप कर रहे हैं तो उस सूरत में आप इंटरनेट की हेल्प लेते हैं। अब इसमें वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत सारी स्टेजेस हैं जिसमें आपने सबसे पहले जिस चीज को हम देखते हैं कि वो लेआउट डिजाइनिंग है। ठीक है, सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट ही एक वेबसाइट जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। आप सबसे पहले उसके लेआउट को डिजाइन करते हैं जिसको हम मॉकअप्स भी कहते हैं। ठीक, उसकी प्लानिंग करते हैं और उसको ये देखते हैं कि हमारा ये होम पेज है या इंटरनल पेज है या हमारा ये कौन सा पेज है। उसके बाद हम उसकी प्रोग्रामिंग, फिर उस प्रोग्रामिंग करने के बाद टेस्ट करना या कोडिंग करना या कंटेंट उसके अंदर डालना, फिर हम नेविगेशन को देखते हैं कि हमने कैसे नेविगेट करना है डिफरेंट पेजेस के दरमियान, ताकि फॉर एग्जांपल हम होम पे हैं, अबाउट पे हैं या किस पेज पे हैं। और उसके बाद हम इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ऑब्वियसली ख्याल रखते हैं, जिसके अंदर हमने ये देखना होता है कि हम उसकी अपनी वेबसाइट को रैंकिंग करनी है, उसको कैसे लेकर चलना है। वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज जो आप लोगों के लिए सबसे आई थिंक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। अब वेब डेवलपमेंट के अंदर हम उसको दो पार्ट्स में मेजरली डिफाइन कर लेते हैं, जिसको हम फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज और बैक एंड टेक्नोलॉजीज कहते हैं। काफी बच्चे जो है वो इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनका फायदा क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज वेबसाइट का वो पार्ट होता है जो हमें सामने नजर आ रहा होता है, आसान अल्फाज में, इफ यू कैन इमेजिन दैट, और उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। जब और जो बैकएंड यूज हो रहा होता है जिसका नॉर्मली लोगों को कंसर्न नहीं होता, लेकिन वो ये देखते हैं कि बस उनकी फ्रंट एंड पे वेबसाइट चल रही है, वो बेसिकली बैकएंड टेक्नोलॉजीज के थ्रू सारी वेबसाइट ऑपरेट हो रही है। तो ये डेवलपर्स भी डिफरेंट होते हैं, वेब फ्रंट एंड के डेवलपर्स अलग होते हैं, बैक एंड के डेवलपर्स अलग होते हैं। फ्रंट एंड के डेवलपर सिर्फ आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हैं। हाँ, अगर कोई डेवलपर फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ जाता है तो उसके लिए जरूरी होता है कि उसके पास फ्रंट एंड का नॉलेज भी हो और बैक एंड का नॉलेज भी हो। सबसे मेन जो है वो जावास्क्रिप्ट है जो हमारे फ्रंट एंड के ऊपर यूज होती है। और जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो बेसिकली हमें सिर्फ ये हेल्प नहीं करती कि हम फ्रंट एंड के ऊपर वैलिडेशंस लगा लें, डेट्स को दिखा लें या रेंजेस या कैलेंडर्स में हमारी हेल्प करती है, बल्कि इसी जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए हमने बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स डेवलप कर लिए हैं जैसे कि नोड.जेएस है, जो कि अब हमारे बैकएंड को भी हैंडल कर रहे हैं। एक टाइम था जब सिर्फ जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड ही समझा जाता था, लेकिन फ्रंट एंड का पार्ट तो ये है ही, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कैसे ये बैकएंड के अंदर भी इसका रोल प्ले हो रहा है। HTML5 जिससे सब वाकिफ हैं, और ये तो नॉर्मल सबसे पहले वेब डेवलपमेंट का स्टेप होता है और ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में आता है। सेम फॉर द स्टाइलिंग ऑफ द पेजेस। और CSS के अंदर फिर अगर डेप्थ में जाते हैं तो अब सास आता है और उनकी कंप्रेशन आ जाती है, CSS3 है। और फिर इस CSS को यूज करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, इंटरनल CSS है, इनलाइन CSS है, एक्सटर्नल CSS है।
बूटस्ट्रैप अब इसका एक फ्रेमवर्क और आ गया जिसके अंदर वो कंप्लीट सीएसएस को यूज करके, मीडिया क्वेरीज को यूज करके रिस्पॉन्सिव पेजेस के लिए उस चीज को डेवलप किया गया। रिएक्ट, जैसे अभी स्टार्ट में बात हो रही थी रिएक्ट की, तो रिएक्ट एक फ्रंट एंड के ऊपर मोस्टली यूज होने वाली लैंग्वेज है। अगर हम इसको मोबाइल के लिए यूज करें तो फिर हम इसके अंदर रिएक्ट नेटिव का फ्रेमवर्क और फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज, और इसके अंदर हम बैक एंड के फ्रेमवर्क्स भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ फ्रंट एंड के थ्रू वेबसाइट ही नहीं बल्कि हाइब्रिड मोबाइल ऐप्स भी डेवलप कर सकते हैं। मोबाइल ऐप बेसिकली हाइब्रिड जो वेब टेक्नोलॉजीज को यूज करके बनाई जाती हैं, और नेटिव एप्स ऐसी एप्स होती हैं जो कि एंड्रॉयड के लिए कॉटलिन और जावा को यूज करके, और आईओएस के लिए स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी को यूज करके डेवलप की जाती हैं। एंगुलर इज आल्सो ए फ्रंट एंड फ्रेमवर्क जो कि हमारी डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। फ्लटर इज वेरी रिच, दैट इज डेवलप्ड बाय द फेसबुक। और फ्लटर जो है आजकल बहुत ज्यादा इन है, इसको बहुत ज्यादा हाइप मिल रही है और इसके अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। इसके साथ npm पैकेज है नोड का, जिसके लिए हम इसको हम फ्रंट एंड भी यूज करके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पैकेज मैनेजर्स नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू हम पैकेजेस इन्वॉल्व करते हैं। Vue.js लारावेल के साथ बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है, और अभी रिसेंटली जैसे कि लारावेल 9 लॉन्च हुआ है, तो उसके लिए आपको इसके फ्रंट एंड का सीखकर उसको लारावेल बैकएंड के साथ इंटीग्रेशंस का आइडिया होना वो बहुत ज़रूरी है। आयोनिक फ्रेमवर्क है जैसे कि .NET का फ्रेमवर्क है। उसके बाद बूटस्ट्रैप जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, जो कि फ्रंट एंड के तौर पर यूज होता है, जो कि हमारी वेबसाइट्स में रिस्पॉन्सिवनेस जो है उसको में हेल्प आउट करता है। इस तरह फिर हम जब बैकएंड की टेक्नोलॉजीज में आते हैं, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि अब बैकएंड के तौर पर भी जावास्क्रिप्ट को यूटिलाइज किया जा रहा है, और पाइथन इज अ रिच लैंग्वेज जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इन चीजों के अंदर सारी जो मोस्टली डेवलपमेंट है वो पाइथन के अंदर हो रही है। रूबी ऑन रेल्स जो जिसके अंदर वेब के बैकएंड के फ्रेमवर्क्स बनाए जाते हैं। रूबी ऑन रेल्स, रूबी बेसिकली लैंग्वेज है और रूबी ऑन रेल्स उसका एक बेसिकली फ्रेमवर्क है जो कि वहां पर यूज किया जाता है। उसके बाद पीएचपी जावा, इससे मोस्टली लोग फेमिलियर है। पीएचपी लेटेस्ट पीएचपी 7 यूज हो रही है। पीएचपी को काफी लोग कंफ्यूज करते हैं कि पीएचपी क्या है, कोऑर्डिनेटर क्या है, लारावेल क्या है, सिम्फनी क्या है, और ये चीजें क्या है। बेसिकली पीएचपी इटसेल्फ इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन जो कोऑर्डिनेटर है, लारावेल है, सिम्फनी है, केक पीएचपी है, और सबसे पहला जो जेंड फ्रेमवर्क आया था पीएचपी का, जिससे पीएचपी का स्टार्ट था, और बेसिकली ये उन्हीं की टेक्नोलॉजी है, वो सारे इसके बेसिकली फ्रेमवर्क्स हैं जो कि इस पीएचपी लैंग्वेज को एज ए बेसिक यूटिलाइज करके और उसके ऊपर कोड बेस बनाई हुई है जो कि हमारी डेवलपमेंट को फास्ट करती है। जावा इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बैकएंड लैंग्वेज जो कि जिसके अंदर माइक्रो सर्विसेज की भी डेवलपमेंट होती है, और लार्ज स्केल सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए जावा को यूज किया जाता है। C#.NET ऑब्वियसली इसके सर्वलेट्स को यूज करके और इसकी बैकएंड की टेक्नोलॉजी के साथ एपीआईज बनाई जाती हैं। सेम फॉर द पर्ल। तो जो हम अभी बात कर रहे थे कि फ्रेमवर्क्स, लैंग्वेजेस, फ्रंट एंड बैक एंड, इन चीजों का हमें डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आपने वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर आना है तो आपका जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा आपने एक लैंग्वेज चूज करनी है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल पीएचपी का डिसाइड किया है, तो आपने जब पीएचपी की बेसिक लर्न करनी है तो ऑब्वियसली देन यू नीड टू डिसाइड दैट व्हिच फ्रेमवर्क आई नीड टू बी एक्सपर्ट इन, बिकॉज जब भी आप जॉब हंटिंग के लिए जाएंगे तो वो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही करेंगे कि विच फ्रेमवर्क यू हैव वर्कड ऑन दिस स्पेसिफिक लैंग्वेज। तो जैसे कि पीएचपी के फ्रेमवर्क से हमने बात की अभी, जिसमें अभी टॉप लेवल पे लारावेल का फ्रेमवर्क चल रहा है, और उसके साथ सेकंड नंबर पे कोड इग्नाइटर है, जिसके जिसके साथ फिर सिम्फनी है, केक पीएचपी है। इनके अंदर बहुत ही बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं। तो आपने इस चीज को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है कि हमारे फ्रेमवर्क्स, हमारी लैंग्वेजेस ये डिफरेंट चीज नहीं है। लैंग्वेज को ही यूज करके बेसिकली फ्रेमवर्क्स बताए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है। इसी तरह जैसे रूबी का फ्रेमवर्क है,
वो रूबी ऑन रेल्स कहलाता है। इसी तरह डॉट नेट का जो फ्रेमवर्क है सर्वर पेजेस के लिए वो ASP.NET है। PHP का जैसे मैंने आपको पहले बताया लारावेल है। Vue.js जावास्क्रिप्ट का जो फ्रेमवर्क है वो Vue.js है, जिसको लारावेल के साथ इंटीग्रेशन भी की जा रही है। इसी तरह डिजांगो है, उसके बाद एक्सप्रेस है, नोड एक्सप्रेस, ये भी नोड का फ्रेमवर्क है। स्प्रिंग का फ्रेमवर्क है। प्ले एंगुलर JS जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। और कोऑर्डिनेटर अगेन इज द फ्रेमवर्क ऑफ द PHP। सो होपफुली आप लोगों को अब फ्रेमवर्क और लैंग्वेज के दरमियान जो है वो डिफरेंस का आइडिया हो गया होगा। उसके बाद सबसे जो चीज कंफ्यूज करती है काफी लोगों को, द रीजन आई एम टेलिंग दिस बिकॉज यू नीड टू चूज अ कैरियर पाथ नाउ, राइट? यू नीड टू डिसाइड ओके किस लैंग्वेज पे हमने काम करना है, किस फ्रेमवर्क पे काम करना है, और देन हम आते हैं CMS की तरफ कि CMS क्या है। तो काफी लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि CMS क्या है, क्या कोऑर्डिनेटर एक CMS है, क्या PHP एक CMS है? बेसिकली नो। सो अब यहाँ आप एग्जांपल्स में देखेंगे कि CMS क्या है। CMS इज एक्चुअली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम which is already developed and you can enhance and also you can reuse its features. So CMS providers जैसे कि वर्डप्रेस है, उन्होंने हमें बहुत ही अपॉर्चुनिटी दे दी है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने में, कंटेंट को मैनेज करने में, डोमेन्स को मैनेज करने में, और उस हमारे जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करने में हमें बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं, प्लगइन्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं, जिनको हम यूज़ करके अपनी जो है वो वेब डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, रेदर देन कि हम स्क्रैच से चीज़ों को डेवलप करें। इसी तरह मेजेंटो का फ्रेमवर्क है, ड्रुपाल है, जुमला है, यूब्रेको है, .NET का फ्रेमवर्क, और wix.com है जो कि अभी लेटेस्ट बहुत ज़्यादा इन जा रही है, जिसके ऊपर आप जस्ट फ्यू क्लिक्स के अंदर आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है। अब बेसिकली CMS काम कैसे करता है? CMS एक डायनामिक डेटाबेस होती है जिसके अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। आप अगर इस CMS की डेवलपमेंट सीखते हैं या कोड बेस लेवल पर जाकर उसकी इन्हेंसमेंट सीखते हैं तो आप इसकी प्लगइन्स डेवलप करके अर्न कर सकते हैं। आप इसके टेम्पलेट्स, थीम जिसको हम कहते हैं, वो डेवलप करके भी अर्निंग कर सकते हैं। तो बेसिकली लैंग्वेज इज like PHP, JavaScript, Node is the framework of the JavaScript। तो वो चीजें लैंग्वेजेस हैं, जावा, .NET। और उसके बाद आते हैं फ्रेमवर्क्स, जिसमें हमने अभी देखा रूबी ऑन रेल, लारावेल, कोडिग्नाइटर, प्ले फ्रेमवर्क और ये चीजें। उसके बाद आते हैं CMS जो है वो बेसिकली उन लैंग्वेजेस और उन फ्रेमवर्क्स को यूज करके CMS बनाए जाते हैं। तो होपफुली आपको इन चीजों का क्लियरली आइडिया हो गया होगा। अब बेसिकली जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, क्योंकि आप लोगों ने फ्यूचर की तरफ देखना है, ऑब्वियसली इफ यू आर इन यूनिवर्सिटी तो आगे चल के आपने फ्यूचर को देखना है कि हमारा फ्यूचर में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री में रियल क्या काम हो रहा है और हमने उस चीज को कैसे लर्न करना है। सो मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विसेज, इसका मैं आपको पहले तो थोड़ा सा एक एग्जांपल आइडिया दे देता हूँ कि बेसिकली होता ये है कि इमेजिन करें कि हम एक क्यू में हैं, ठीक है, और एक ही क्यू से हम गुजरते हुए किसी एंड पॉइंट तक हमने पहुंचना, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब तक वो क्यू खाली नहीं होती, ठीक है, या ऐसे कर लें कि अगर हमारे पास 10 गाड़ियां हैं, ठीक है, और 10 गाड़ियों ने एक ही लाइन से जाना है, और तो ऑब्वियसली जो 10वीं गाड़ी होगी वो सबसे लास्ट में पहुंचेगी, राइट। इसी तरह 9th उससे पहले पहुंचेगी, 8th उससे पहले, और सिमिलरली 7th उससे पहले। अब अगर इमेजिन करें कि हमने जिस पोजीशन तक जाना है, हमारे पास 10 गाड़ियां हैं और हमारे पास 10 ही उन गाड़ियों के ट्रैक्स हैं, तो क्या होगा बेसिकली कि क्या अब जो 10वीं गाड़ी होगी वो हमारी सबसे लेट पहुंचेगी? नो। अब क्या होगा बेसिकली कि जो हमारी 10 की 10 गाड़ियां हैं वो सारी की सारी गाड़ियां एक ही टाइम पे उस पोजीशन तक पहुंचे, राइट। सो बेसिकली दैट इज कॉल्ड माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विसेज में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो UI एंड पॉइंट है, उस चीज की जो रिक्वेस्ट है वो एक अलग टनल में जाती है,
अब होता क्या है, अब नॉर्मली जो पहले मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट हो रही थी उसमें बिजनेस लॉजिक लेयर भी एक जगह पे होती है, डाटा एक्सेस लेयर भी एक ही जगह पर होती है, डेटाबेस लेयर भी एक ही होती है, और उसकी यूजर फेस इंटरफेस लेयर भी एक ही होती है। फॉर एग्जांपल मैं दूं आपको कि अगर एक वेबसाइट है या ऐप है और ऐप को एक यूजर लॉगिन करता है तो उसकी एक ही एपीआई है, चाहे वो 1000 ऐप की कॉपीज हैं और वो लोग लॉगिन कर रहे हैं, तो वो बेसिकली एक ही कंट्रोलर एक ही राउट के ऊपर रिक्वेस्ट जाती है, फिर एक ही राउट से वो रिक्वेस्ट होते हुए एक ही कंट्रोलर के पास जाती है, फिर एक ही कंट्रोलर से होते हुए वो एक ही मॉडल और फिर उससे एक ही डेटाबेस के पास जाती है। सो इससे क्या होता है कि इमेजिन करें कि अगर अगर जिस तरह हमने गाड़ियों की एग्जांपल ली कि अगर एक ही लाइन में गाड़ियां जा रही हैं और हमारे पास एक ही लाइन है, तो सबसे जो लास्ट पे गाड़ी पहुंचेगी वो 10th वाली होगी, यानी कि उसका टाइम सबसे ज्यादा होगा, राइट। तो इसी चीज को अगर हम एनालाइज करें कि अगर हम इस चीज को ये देखें कि कैसे एक वक्त के अंदर हम सारी गाड़ियों को वहां पर पहुंचा सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमें उसके लिए टनल्स ज्यादा चाहिए, हमें रोड ज्यादा चाहिए। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जो कि ऊबर में होता है, यूज होता है, वो बेसिकली ये है कि हमारी हर एक रिक्वेस्ट की अलग एपीआई होती है। सो हमारी हर एक रिक्वेस्ट की अलग एपीआई होती है, फिर हर एक रिक्वेस्ट जिस एपीआई पे हिट हो रही होती है उसको सर्वर कहते हैं, राइट। अब वो हर एक एपीआई का सर्वर भी अलग होता है और फिर उस मॉड्यूल को इंटरटेन करने के लिए डेटाबेस भी अलग होती है और फिर वो एक मास्टर डीबी में जाके सारा डेटा मर्ज होता है। अब इसका फायदा क्या होगा, अब इमेजिन करें कि अगर आपकी ऐप है और एक ही टाइम के ऊपर उस ऐप के अंदर एक 1000 यूजर्स आ गए जिन्होंने लॉग इन करना, या 1 लाख यूजर आ गए या 10 लाख यूजर आ गए, राइट। तो अगर तो हमारा आर्किटेक्चर मोनोलिथिक होगा तो ऑब्वियसली उस सर्वर की कैशे कैपेसिटी है वो एक टाइम पे एक लिमिटेड अमाउंट्स की रिक्वेस्ट को ही इंटरटेन कर सकते हैं, राइट। अब क्या होगा कि जब रिक्वेस्ट उसकी कैपेसिटी से इंक्रीज करेंगे, जो उसकी सर्वर एलोकेशन है मेमोरी की, तो बाकी रिक्वेस्ट होल्ड में चले जाएंगे। तो इस तरह सम टाइम तो वो रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाएगा और वो जो यूजर्स हैं ऑब्वियसली उनको कभी रिस्पॉन्स मिलेगा ही नहीं, तो उनका टाइम आउट का एरर आएगा और उसमें भी उनको लॉग इन अगेन हिट करना पड़ेगा, राइट। लेकिन माइक्रो सर्विसेज के अंदर क्या होता है, क्योंकि हर एपीआई की रिक्वेस्ट एक डिफरेंट राउट से होते हुए डिफरेंट सर्वर से होके जाती है, जिसको हम AWS के अंदर लैम्डा फंक्शंस कहते हैं, और लैम्डा फंक्शंस के ऊपर हम एपीआई गेटवे बेसिकली यूज करते हैं। तो इस चीज को आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि ऊपर है या लार्ज स्केल जो वेब एप्लीकेशंस हैं जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, वो किस तरह का आर्किटेक्चर यूज करते हैं कि बेसिकली उनकी ऐप स्लो नहीं होती कभी, राइट। लेकिन हमारी जो दूसरी नॉर्मल एप्स होती हैं जो लोकल लेवल पे डेवलप होती हैं उनके अंदर क्योंकि मोनोलिथिकल आर्किटेक्चर यूज हुआ होता है, और इसलिए वो जब कैपेसिटी रिक्वेस्ट कैपेसिटी एक लेवल से इंक्रीज करती है तो उनके अंदर ब्रेक आना स्टार्ट होता है। तो होपफुली आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आज कि माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं और मोनोलिथिकल आर्किटेक्चर क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि इस मोनोलिथिकल आर्किटेक्चर जिसको हम सर्वरलेस आर्किटेक्चर कहते हैं, जो कि फ्यूचर है इस वेब का, और अभी हम कंपनी में जो एप्स डेवलप कर रहे हैं या वेबसाइट्स डेवलप कर रहे हैं मोस्टली का ये आर्किटेक्चर हम बैकएंड पे यूज कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है क्योंकि इससे हमारी जो प्रोडक्ट है वो मोर रिलायबल होती है, ठीक है, मोर सस्टेनेबल होती है, और क्योंकि उसके अंदर जो कस्टमर का टाइम है यूज करने का रिक्वेस्ट ऐप वेबसाइट को या ऐप को, वो ब्रेकआउट नहीं होता, ठीक। अब बेसिकली ये काम कैसे करता है सर्विस आर्किटेक्चर। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ पर आती है, फ्रंट एंड से। अब हमारा ये जो फ्रंट एंड है यूजर, वो या तो हमारे पास ऐप हो सकती है या कोई एपीआई हो सकती है थर्ड पार्टी, या हमारे पास कोई वेबसाइट हो सकती है, राइट। फ्रंट एंड मींस एनी वे ऑफ इनपुट द डेटा। सो
एक्चुअली आपने डेटा को इनपुट करवाना। फिर उसके बाद ये पूरा जो सेक्शन है वो AWS क्लाउड का आ जाता है, Amazon वेब सर्विसेज क्लाउड का, माइक्रो सर्विसेज के अंदर। अब सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है क्लाउड फ्रंट के ऊपर, और क्योंकि हमारी वेबसाइट होस्ट होती है S3 बकेट के अंदर, तो सबसे पहले क्लाउड फ्रंट से होते हुए हम सबसे पहले तो सर्टिफिकेट मैनेजर और राउट 53 जिसके थ्रू हमारी जो डोमेन होती है वो हमारे सर्वर EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड का जो सर्वर है उसके साथ हमारी जो डोमेन लिंक होती है, वहां पर हमारी ये बेसिक डोमेन्स और सर्टिफिकेशंस का काम होता है। उसके बाद हम आते हैं API गेटवे के अंदर। अब बेसिकली होता यह है कि जब हम माइक्रो सर्विसेज डेवलप करते हैं तो हमारे पास एक YML फाइल होती है। उस YML फाइल के अंदर हमने अपने API के गेटवेज रिक्वेस्ट दी हुई है, और वहां पर हमने अपनी कोर्स लोकेशन, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट और ये वाली रिक्वेस्ट दी होती है। तो जब हम वो YML फाइल सर्वरलेस आर्किटेक्चर AWS के अंदर डिप्लॉय करते हैं तो तब हमारे पास API राउट्स बनते हैं, जो कि फिर जाके लैम्डा फंक्शंस के साथ कनेक्टिविटी करते हैं। इसके साथ जब हमारे API गेटवे पे रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले तो हमें यूजर की ऑथराइजेशन करवानी है। तो हम API गेटवे से कहाँ जाते हैं, यूजर एंड ऑथेंटिकेशन में। अगर हमारे यूजर्स का डेटा कॉग्निटो में हम सेव कर रहे हैं और वहां पर हमारे पास या कोई और एक्सटर्नल आइडेंटिटी प्रोवाइडर हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हम उस यूजर का डेटा लेकर और उसको एक रिफ्रेश लैम्डा टोकन प्रोवाइड करते हैं, जिसको वो फिर आगे पूरी ऐप के अंदर यूज करता है। क्योंकि हमने यूजर को सिर्फ चेक ही नहीं करना कि वो डेटाबेस में मौजूद है या नहीं है, बल्कि उसको जब चीजें हम देख लेंगे तो उसको एक एक्सेस टोकन भी हमने असाइन कर देना है। उस टोकन को यूज करते हुए वो यूजर बेसिकली हमारी पूरी ऐप के अंदर ऑथेंटिकेट होके उसको आगे यूज कर सकते हैं। फिर जब हम उसको बिजनेस API के अंदर लेके आएंगे, जहां पर हमारी डेटा को गेट करने की, डेटा को पुट करने की, पोस्ट करने की या डिलीट करने की, जो कि डिफरेंट API टाइप्स होती हैं रिक्वेस्ट की, ठीक है, उसके अंदर लेकर आते हैं। और वहां से हमारा इवेंट ब्रिज का काम स्टार्ट होता है। इवेंट ब्रिज हमें बेसिकली क्या करता है कि हमारी रिक्वेस्ट को मैनेज करता है, उसको एक सीक्वेंस में लेके आता है ताकि हमारी चीजों की स्पीड जो है वो मेंटेन रहे। उसके बाद S3 लैम्डा गेट साइंड URL होता है, जिसके अंदर पूरा APIs का गेटवे होता है, और हम फाइल अपलोड्स की जो प्रोसेस है वो S3 को यूज करके लैम्डा प्रोसेस फाइल्स करके उस वहां पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। फिर हमारे बैकएंड के अंदर जो DynamoDB है, जो AWS की DB है, वो यूज कर सकते हैं हम, और उसके साथ हम लैम्डा कनेक्शंस, कनेक्टिविटी, डिसकनेक्टिविटी, लैम्डा पुश टू फ्रंट एंड के फंक्शंस और API गेटवे वेब सॉकेट्स यूज कर सकते हैं। और फिर हम उसका जो रिस्पॉन्स है वो हम एंड यूजर को देते हैं जिस चीज के लिए उसने रिक्वेस्ट की होती है। इसके साथ साथ हम एसिंक्रोनसली कुछ और भी टास्क कर सकते हैं, क्योंकि हमने समटाइम्स ईमेल सेंड करवानी होती हैं, हमने SMS सेंड करवाने होते हैं, हमने पुश नोटिफिकेशंस सेंड करवाने होते हैं। तो उसके लिए हम SNS की सर्विसेज को यूज करते हैं। वहां पर हमारी डोमेन का वेरीफाई होना जरूरी होता है, और साथ में ही हमारा वहां पर डोमेन के साथ साथ हमारे ईमेल्स वेरीफाई होते हैं, जिनको हम यूटिलाइज करके फिर SMS और या फायरबेस पुश नोटिफिकेशंस या Amazon के अपने जो पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज हैं उनको हम यूज करके हम मोबाइल क्लाइंट जो है क्लाइंट के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी MongoDB Atlas होती है, जो कि मास्टर DB है, जिसमें हम सारी DBs का डाटा फाइनली वो हमारी मेन DB के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिसमें हम उसके बाद मॉनिटरिंग टूल्स यूज करते हैं डिफरेंट। वो मॉनिटरिंग टूल्स बेसिकली हमें इस चीज का देते हैं, सारी APIs की रिक्वेस्ट और उन चीज़ों की स्टैट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हमारी सिक्योरिटी का सेक्शन आता है, जिसके अंदर हम अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं, ताकि हमारे API राउट से आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनके फर्मवेयर लगाया जाए, या उसके अंदर हमने देखना है कि रिक्वेस्ट किस IP से आ रही है, और हम डिफरेंट सिक्योरिटी लेयर्स को अपनी APIs के ऊपर लगाकर अपने डेटा को सिक्योर भी बनाते हैं। सो बेसिकली तो ये एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर का ओवरव्यू होता है कि किस तरह Amazon के अंदर हम सर्वरलेस आर्किटेक्चर की APIs को यूज करते हैं, और क्या उसका पूरा फ्लो किस तरह होता है। सो most of the things you may not understand right now, but now you have an idea like what it
कुड बी, और बैकएंड कैसे हो सकता है, और रियल इंडस्ट्री में जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स यूटिलाइज हो सकते हैं. सो होपफुली दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट एक्साइटेड थिंग फॉर यू. इसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूचर क्या है बेसिकली, जो विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपके लिए. हम सब जानते हैं कि मेटावर्स ही is the future, right? And Web3 technologies is the future. So Web3 को समझने से पहले हम देखते हैं कि what is Web1 and what is Web2, then you may easily understand the Web3, right? So in very simple words, Web1 was the early 90s version जिसमें आप लोग सिर्फ डेटाबेस के अलावा, सिंपल वर्ड्स में आप ये कह लें कि Web1 वो टेक्नोलॉजीज थी जब आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को गेट करते थे. आई मीन यू कुड ओनली सी इंफॉर्मेशन, जिसमें हम सबसे पहले अगर एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है तो HTML के लिए, ठीक है, क्योंकि जो HTML के फॉर्म के ऊपर कंटेंट होता है वो बेसिकली हम देख सकते हैं, राइट. तो HTML पेजेस से सिर्फ कंटेंट को देखना, दैट वाज Web1. देन कम्स एक्चुअली द Web2. सो Web2 जो हमने सबसे ज्यादा यूज किए, Web2 is getting the data and also giving back the data, right? So basically is in simple words हम देखते हैं कि Web2 is getting the data and posting the data back, जिसमें हम साइन अप के एग्जांपल ले लेते हैं. और अब जब हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं तो हमें इसकी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल मिलती हैं कि डेटा लेना और डेटा देना दोनों चीजें Web2 कैसे हैं. देखिए, जहां भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, ईमेल दे रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, कोई पोस्ट कर रहे हैं, पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस, सो बेसिकली यू आर गिविंग दैट डाटा टू वेब, राइट. So actually you are posting your data to web and that is being stored in the database and so on. तो उस सूरत में हम क्या कहते हैं, उस चीज को Web2 का नाम देते हैं, Web2 का नाम देते हैं. सो देन उसके बाद व्हाट इज Web3. ओके, सो इस चीज का आप लोगों को आइडिया है, अगर किसी को थोड़ा सा आइडिया है तो वो इस चीज का बताएं. अदरवाइज Web3 मींस Web3 इज द फ्यूचर, बिकॉज Web3 में आप सिर्फ डेटा ले भी नहीं रहे होते, डेटा दे भी नहीं रहे होते, बल्कि आपने डेटा को फील भी कर रहे हो. ओके, डेटा को फील भी कर रहा हूँ. और इसके अंदर हमने बैकएंड, जिसके अंदर ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजीज हैं, उन चीजों को हमने देखना है. मेटावर्स है, ठीक है, और इन इंफॉर्मेशंस को बेसिकली प्रोसेस करके आप लोगों ने इस चीज के अंदर मजीद चीजें डिस्कवर आउट कर. अब अगर हम मेटावर्स को समझें तो शायद हमें फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज को जो है ना वो समझने में आसानी है. मेटावर्स क्या है कि हमारी इस यूनिवर्स की एक कॉपी है. okay? जैसे अब मैं ऑफिस में हूँ, मेरे पास एक चेयर है, एक टी-शर्ट है, एक लैपटॉप है. तो जब आपने मेटावर्स के अंदर जाना है तो वहां पर भी आप इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इन NFTs की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर अब अगर आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं और किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं या किसी टीचर से मिलने जा रहे हैं, तो बेसिकली आपको कंपोनेंट्स चाहिए होंगे. आपको ड्रेस चाहिए होगा, आपको गाड़ी चाहिए होगी, जिस जगह पे आपने मिलना है जाकर उसका एड्रेस चाहिए होगा. ऑब्वियसली आपको जिस तरह हम इस दुनिया में चीजें खरीद रहे हैं तो उसी तरह ही आपको मेटावर्स के अंदर जब आप जाएंगे, क्योंकि आप वर्चुअली कनेक्ट होंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ, और उन चीजों के साथ जब कनेक्ट होंगे तो उसके लिए जो जो जैसे चीजें हमें इस वर्ल्ड में चाहिए होती हैं वहां पर आपको वर्चुअली वो चीजें परचेज करनी. ओके, सो इसलिए Web3 इज द फ्यूचर. इस चीज को समझना और इसकी डेवलपमेंट करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिर जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन होंगी वो क्रिप्टो में होगी, राइट. क्योंकि अगर आपने एक वॉच खरीदनी है, अपने लिए कैप खरीदनी है, एक अच्छी सी शर्ट खरीदनी है, तो आपको उस चीज की पेमेंट करके और उसकी APIs को यूज करके आपने ब्लॉकचेन के अंदर इथेरियम या ओपन सी के जैसे NFTs आपके वहां पर फरोख्त हो रहे हैं, उन चीजों को बाय करना है. वो क्योंकि 3D में होंगी चीजें,
क्योंकि आपको ऐसे फील होगा कि रियल में चीजें यूज हो रही है आपके साथ। तो इसीलिए Web3 की जो डेवलपमेंट है, जिसके अंदर सॉलिडिटी है, ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट है, इन चीजों को फ्यूचर इसलिए कहा गया है क्योंकि आपने फ्यूचर में जाके इन टेक्नोलॉजीज के साथ काम करने के लिए आप अभी से तैयार, ताकि आप क्रिप्टो की डेवलपमेंट और इन चीजों का आइडिया हो जाए। उसके बाद कोड रिव्यू में मैं आपको एक रियल प्रोजेक्ट अपना दिखा देता हूँ, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे पास कंट्रोलर्स हैं, एडमिन, ऑथ, कैटेगरीज, कॉस्ट। ये एक ऐप है जो कि बेसिकली यूज करते हैं हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए और इनवॉइस सेंड करने के लिए। उसके अंदर एक सिंपल फंक्शन मैंने दिखाया हुआ, इसके अंदर बहुत सारा काम हमने किया है, जिसमें पेपाल की कंप्लीट इंटीग्रेशन है, स्ट्राइप की कंप्लीट इंटीग्रेशन है, जिसके अंदर हम कस्टमर्स को इनवॉइस सेंड करते हैं और वो उसके थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं अपनी इनवॉइसेस की। इसमें अगर आप सिंपल फंक्शन देखें फॉरवर्ड पासवर्ड का, ये देख रहा है कि सबसे पहले यूजर ने अपनी ईमेल भेजनी है, बेसिकली ऐप से ईमेल आनी है। अगर वो ईमेल किसी भी अकाउंट से रजिस्टर्ड नहीं होती तो ये यहीं से एरर का मैसेज रिटर्न कर देगी। उसके बाद अगर उसको ईमेल फाइंड हो जाती है तो वो एक रैंडम 4 डिजिट्स का कोड जनरेट करके उसको एक फॉरवर्ड पासवर्ड की ईमेल सेंड कर देगी, और वो पासवर्ड रीसेट के कॉलम के अंदर उस यूजर्स के टेबल में सेव भी कर देंगे और उसको ईमेल सेंड कर देंगे। और फिर फर्दर वो आके उस पासवर्ड को जो उनको एक की सेंड हुई है 4 डिजिट, उसको इनपुट करेंगे। उसके लिए फिर दूसरे फंक्शंस हैं, और अगर उनका वो कोड ठीक होगा तो वो उस कोड को इनपुट करके आगे अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, नया पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। सो hr@glowingsoft.com ये हमारी कंपनी का ईमेल है। अगर आप लोग इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप इस ईमेल के ऊपर कर सकते हैं। आप लोगों को क्वेश्चंस होंगे तो वो आप तौसीफ@glowingsoft.com पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। CW तौसीफ पे मेरा फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर है और यूट्यूब चैनल है, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। सो इजीली इट्स वेरी इजी टू फाइंड मी। सो या आई होप कि आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही इंजॉय किया होगा। मैं क्विकली एक रीकैप कर देता हूँ कि हमने क्या क्या इसके अंदर क्या क्या सीखा है और उन चीज़ों को आपने कैसे अपने जो है वो यूटिलाइज करना है। ठीक है, मेरे इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा है कि इंटरनेट क्या होता है। उसके बाद हमने फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज देखी हैं कि कौन कौन सी यूज होती हैं। उसके बाद हमने बैक एंड की टेक्नोलॉजीज देखी हैं। उसके बाद हमने फ्रेमवर्क्स को देखा है। साथ में हमने CMS को एक्सप्लोर किया है कि फ्रेमवर्क, CMS और टेक्नोलॉजीज में क्या डिफरेंस है बेसिकली। फिर डिटेल में हमने जो फ्यूचर में माइक्रो सर्विसेज की डेवलपमेंट हो रही है और मोनोलिथिक जो कि पहले एक अप्रोच यूज होती थी उसको एनालाइज किया है। फिर हमने देखा कि रियल इंडस्ट्री में हम लोग कैसे सर्वलेस आर्किटेक्चर को यूज करते हुए APIs की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और फिर हमने फ्यूचर की बात की कि Web3 टेक्नोलॉजी के लिए क्यों आपको सॉलिडिटी लैंग्वेज या ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट सीखनी चाहिए। That was a quick overview of a real industry project, that is the internship, and that's it. So if you guys have any questions, please ask quickly.